आज आप सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक कहानी ही नहीं बल्कि सच्चाई है। ऐसी ही कुछ पीड़िताओं की कहानी जो आपके दिल को बिल्कुल दहला देंगी। द केरला स्टोरी, जिसमें आपको उन लड़कियों के बारे में पता चलेगा कि कैसे वो टेररिस्ट बनी, कैसे उन्होंने ISI ग्रुप ज्वाइन किया। पूरी स्टोरी जानने के लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। कहानी में यह दिखाया गया है कि एक लड़की से US एम्बेसी पूछताछ करते हैं कि आखिर वो टेररिस्ट कैसे बनी। लेकिन जब वो सच्चाई बताती है तो उन ऑफिसर्स को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। फिर भी वो यह कहती है कि उसे उसके हस्बैंड के साथ लखा जाना था, लेकिन ऑफिसर्स उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं, बल्कि उसे ही गलत समझते हैं और उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम अपनी मर्ज़ी से ही टेररिस्ट बनी हो, अपने देश के खिलाफ़ जाना चाहती हो। जो तुम बता रही हो यह बिल्कुल ही एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन वो लड़की कहती है बार बार, भले मैं अपनी मर्ज़ी से निकली थी, मगर मेरे दिमाग में हर चीज़ सेट किया गया था। मेरा कंट्रोल किसी और के हाथों में था और मेरे जैसी कितनी लड़कियों को वहाँ जाल में फंसाया जा चुका है। ऐसी कितनी लड़कियाँ हैं जो अपने घर से भागकर आई हैं और उन्हें रेगिस्तान में दफन कर दिया गया है। फिर वो अपनी पूरी घटना बताती है। वो शुरू से बताती है कि आखिर वो कैसे यहाँ तक पहुँची। वो अपना नाम शालिनी बताती है, जो कि तिरुवनंतपुरम की रहने वाली थी। वो अपनी दादी और विधवा माँ के साथ रहती थी। अपने परिवार में ये तीनों औरतें ही थीं और शालिनी अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। जब वो बड़ी हुई तो ग्रेजुएशन के लिए केरला के नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ली और वो वहीं हॉस्टल में रहने लगी। उसके साथ उसके और 3 रूममेट्स भी थीं। जब वो हॉस्टल पहुंचती है तो अपने रूममेट गीतांजलि, जो कि कोची से बिलोंग करती है, रीमा मैथ्यूज़, जो कि कोट्टम से बिलोंग करती है, और उसकी तीसरी रूममेट आसिफा, जो कि मालापुरम से होती है। वो अपनी फैमिली के साथ ही रहती है। आसिफा शालिनी से कहती है कि मैं यहाँ की लोकल हूँ, मैं यहाँ के लोगों से बहुत अच्छे से परिचित हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ रहने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। मैं तुम्हारी गार्जियन की तरह रहूँगी। फिर तीनों रूममेट्स रहने लगती हैं। दूसरे दिन सभी रूममेट्स कॉलेज जाती हैं और जब वो अपना पहला स्पीच सुन रही होती हैं, उसी बीच कोई शालिनी, नीमा और गीतांजलि की तस्वीरें ले लेता है। इतनी बात सुनते ही ऑफिसर्स कहते हैं कि शालिनी नाम की कोई लड़की नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तब शालिनी बताती है, शालिनी नाम की कोई लड़की कैसे होगी, क्योंकि उन्होंने तो मुझे शालिनी से फातिमा बना दिया था और शालिनी नाम का पूरा वजूद ही मिटा दिया था। और मेरे जैसी
सीधी सादी लड़की टेररिस्ट बन गई। और मैं किन हालातों में आईएसआई ज्वाइन की, यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। एक दिन मैं और मेरी रूममेट्स बाहर डिनर के लिए प्लान किए। तभी अशीफ़ा किसी से फ़ोन पर बात करती है और उसके बाद वो हमारे पास आती है और हमें बताती है कि मेरे 2 कज़िन भी आने वाले हैं। मैं उनसे मिलने बीच पर जाऊंगी। तुम सभी चलो, घूमना फिरना भी हो जाएगा, एक ट्रिप हो जाएगी। अब यहाँ से कहानी एक मोड़ लेती है। असीफ़ा किस तरीके से शालिनी को, गीतांजलि और रीमा को अपने जाल में फंसाती है, अब आप आगे सुनिए। फिर तीनों सोच विचार करने के बाद बीच पर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। वहाँ पहुँचते ही उसके दोनों कज़िन्स आ जाते हैं और वो एक दूसरे से खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं। एक ने अपना नाम रमीत बताया और दूसरे ने अब्दुल। रमीत बताता है कि वो MBBS कर रहा है और अब्दुल बिजनेसमैन है। दोनों खुद को बहुत अच्छा बताते हैं और लड़कियों पर अपना अच्छा इम्प्रेशन बनाते हैं और कुछ ही समय बाद वो लड़कियों के क्लोज़ आ जाते हैं। नीमा कभी कभी वीकेंड पर अपने घर चली जाया करती थी, लेकिन गीतांजलि को हॉस्टल में ही रहना पसंद था, तो वो अक्सर वीकेंड पर भी हॉस्टल में ही रुक जाती थी। शालिनी का घर दूर था, इसलिए वो भी वीकेंड पर हॉस्टल में ही रुक जाया करती थी। फिर कभी कभी अशीफ़ा उनसे कहती थी अपने घर चलने के लिए, तो कभी कभी वीकेंड पे वो असीफ़ा के घर भी जाया करती थी। फिर उसी साल ईद पर असीफ़ा ने तीनों को अपने घर पे बुलाया और तीनों, नीमा, गीतांजलि और शालिनी, ईद पर असीफ़ा के यहाँ जाती हैं। फिर उनकी मुलाकात वहाँ असीफ़ा के कज़िन से होती है। फिर तीनों लड़कियाँ उन लड़कों के करीब आने लगती हैं। शालिनी रमीज़ के करीब आने लगती है, वहीं गीतांजलि अब्दुल के और नीमा मुज़ीर के करीब आने लगी। अशीफ़ा और उसकी फैमिली पूरी तरह तीनों को अपने जाल में फंसा लिए थे। वो उनसे इतना अच्छा व्यवहार करते थे कि उन्हें लगता था कि वो बहुत अच्छे हैं। वो बहुत ही केयरिंग है, गार्जियन की तरह है। और तीनों अशीफ़ा के जाल में फंसती जा रही थीं। असीफ़ा धीरे धीरे उनके माइंड में अपने मजहब की बातें डालने लगी। वो उनसे कहती थी, अल्लाह पर विश्वास करो, उनका ही नाम लो। जो अल्लाह पर यकीन करता है उसे जन्नत नसीब होता है, और जो अल्लाह पर यकीन नहीं करता है उसे जोसेफ की आग में उल्टा करके जलाया जाता है। वो ऐसी बातें उन तीनों के दिमाग में डालने लगी। यह सुनने के बाद तीनों के मन में एक डर सा हो जाता है। इधर अब्दुल, रमीज़ और असीफ़ा पर ऊपर से जोर दिया जाने लगा कि तीनों लड़कियों को भेजने में इतना समय क्यों लग रहा है। तभी असीफ़ा को कुछ गोलियां दी जाती है, जिसे ड्रग की तरह इस्तेमाल करके उनके दिमाग को पूरी तरह अपने काबू में किया जा सके। एक दिन तीनों सहेलियां शॉपिंग पर जाने का प्लान करती हैं। वो असीफ़ा को भी कहती हैं चलने के लिए, लेकिन वो मना कर देती है। शालिनी, नीमा और गीतांजलि जैसे ही शॉपिंग मॉल पहुंचती हैं, तभी कुछ लड़के उनके साथ बदतमीजी करते हैं और उनके कपड़े भी फाड़ देते हैं। जब यह घटना वो आशिफ़ा को बताती हैं, तो आशिफ़ा उन्हें हिजाब पहनने की सलाह देती है। वो कहती है, हिजाब पहनने वाली लड़कियां हमेशा सेफ रहती हैं, उनका कभी भी रेप नहीं होता।
अल्लाह उन्हें हमेशा सुरक्षित रखते हैं और वो हिंदू और क्रिश्चियन धर्म की बुराई करने लगती है। यह सुनकर नीमा को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे चुप रहने के लिए कहती है। फिर नीमा उठकर अपने घर चली जाती है। गीतांजलि और शालिनी आसिफा के साथ रमीज़ और अब्दुल के यहाँ उनसे मिलने जाती हैं और दोनों लड़के अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते हैं। दोनों अच्छा बनने का नाटक करने लगते हैं। तभी रमीज़ उन्हें ड्रग की गोली देता है, यह कहकर कि ये एंटी डिप्रेशन की गोली है। और इसके बाद गीतांजलि और शालिनी हिसाब पहनना शुरू कर देती हैं और आसिफा के बताए अनुसार चलने लगती हैं। वो अल्लाह का भी नाम लेना शुरू कर देती हैं। शालिनी और गीतांजलि को धीरे धीरे उस ड्रग की गोली की लत लग जाती है और फिर शालिनी और रमीज़ बहुत करीब आ जाते हैं। उनमें फ़िज़िकल रिलेशंस भी बनने लगते हैं। वहीं गीतांजलि और अब्दुल के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन नीमा अभी भी इस सब से दूर थी। उसे अपने क्रिश्चियन धर्म पर ज़्यादा यकीन था, इसलिए वो इस सब से दूरी बनाकर रखी थी। आसिफा, शालिनी और गीतांजलि को उनके फैमिली के विरुद्ध भी भड़काने लगती है। उनकी फैमिली उन्हें हिसाब पहनना देखकर बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद गीतांजलि को यह पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो रमीज़ से शादी करने के लिए कहती है, लेकिन रमीज़ उससे पूरी तरह मुस्लिम बनने के लिए बोलता है। फिर शालिनी ऐसा ही करती है, वो इस्लाम भी कबूल कर लेती है। इधर गीतांजलि को भी ड्रग की लत लग जाती है। अब्दुल उससे बार बार सीरिया जाने की जिद करता है, लेकिन गीतांजलि उसे मना कर देती है। फिर धीरे धीरे गीतांजलि सब समझ जाती है कि ये सब सिर्फ एक जाल है और वो अपने घर लौट जाती है। लेकिन शालिनी को रमीज़ छोड़कर अपने घर चला जाता है। तब शालिनी को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर मौलाना उसे सीरिया जाने के लिए धीरे धीरे मना लेते हैं। वो उसके माइंड में ये डालने लगते हैं कि उसने ड्रग्स ली है और बिना शादी किए फिजिकल रिलेशन बनाया है। यह सब एक गुनाह है, इसलिए अल्लाह से बचने के लिए तुम्हें किसी और से निकाह कर सीरिया जाना होगा, तभी अल्लाह तुम्हें माफ़ करेंगे और तुम्हें जन्नत मिलेगा। और शालिनी यह सब सुनकर निकाह कर लेती है। जब निकाह होता है तब उसी बीच शालिनी की माँ आती है और मौलाना से कहती है कि वो अपनी बेटी और दामाद को अपनाने के लिए तैयार है। लेकिन शालिनी अपनी माँ के साथ जाने से मना कर देती है। तभी उसकी माँ को गीतांजलि से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इसी बीच गीतांजलि की न्यूड फ़ोटोज़ अब्दुल अलग अलग वेबसाइट पर अपलोड कर देता है और जब यह बात गीतांजलि को न्यूज़ से पता चलता है तब वो सुसाइड कर लेती है। शालिनी को सीरिया जाने से पहले ट्रेनिंग दी जाती है। उसके साथ कुछ और कपल्स भी थे। वो ड्रग्स इतना ख़तरनाक था कि बिना नर्वस हुए कोई भी इंसान उसे खाकर किसी का कत्ल कर सकता था। शालिनी को आसिफा ने जाने से पहले शॉपिंग भी कराई। शालिनी के साथ इसाक का भी पासपोर्ट तैयार हो जाता है। उन्हें
मैप वगैरह बहुत अच्छे से समझा दिया जाता है और उसे याद रखने को कहा जाता है ताकि वो पूरी तरह ट्रेंड हो और उन पर किसी भी ऑफिसर्स का शक ना हो। जाने से पहले शालिनी को उसकी माँ से मिलवाया गया ताकि वो पुलिस में कंप्लेन ना करे। शालिनी अपनी माँ को यह बताती है कि वो हनीमून के लिए जा रही है। फिर इशाक और शालिनी कोलंबो पहुंच जाते हैं। तभी शालिनी के पास नीमा कॉल करती है। उसे बताती है कि गीतांजलि सुसाइड कर ली है और गीतांजलि की पूरी कहानी बताती है। नीमा यह भी बताती है कि वो गीतांजलि और शालिनी के कहने पर मोहसिन से मिलने गई थी और उसने उसे ड्रग देकर कई लोगों के साथ मिलकर रेप किया, लेकिन शालिनी को यह लगता था कि यह नीमा और गीतांजलि के इस्लाम छोड़ने की सज़ा मिली है। थोड़ी देर तो उसे भी यह सुनने पर लगा कि यह सब एक जाल है, लेकिन उसके माइंड पर इस तरह कंट्रोल कर लिया गया था कि उसे यह सिर्फ इस्लाम छोड़ने की सज़ा लग रही थी, क्योंकि पूरी तरह उसका माइंड वॉश कर लिया गया था। अब इधर कुछ समय बाद इशाक और शालिनी अफ़गानिस्तान के छोटे से एक गांव में जाते हैं और वहां कुछ दिनों के लिए रहने लगते हैं। उस गांव के लोगों ने शालिनी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। कुछ महीने बाद उस गांव में बिताने के बाद वो निकल पड़ते हैं। रास्ते में कई बार शालिनी इशाक से फ़ोन के लिए रिक्वेस्ट करती है। वो अपनी माँ से बात करना चाहती थी, लेकिन इशाक उसे बात नहीं करने दिया। कुछ दिनों बाद इशाक और शालिनी अफ़गानिस्तान के एक गांव में रुकते हैं। वहाँ इशाक शालिनी का रेप भी करता है। तब शालिनी और डर जाती है, वो बिल्कुल घबरा सी जाती है। फिर दोनों में बातचीत बिल्कुल कम होने लगती है। एक दिन इशाक जब बाहर जाता है तब शालिनी मौका देखकर भागने की कोशिश करती है। बाहर निकल जाती है वो, लेकिन रास्ते में वो देखती है कि कुछ औरतों को बेचा जा रहा था और एक औरत का हाथ काटा गया था और उसके हस्बैंड को भी मार दिया गया, क्योंकि उस औरत ने लिपस्टिक लगा ली थी और इस्लाम में ये मना है। उसी बीच शालिनी की मुलाकात वहाँ के एक सरदार के वाइफ से होती है, जो कि उसकी बहुत ही हेल्प करती है और वो वहीं अपनी बेटी को जन्म देती है। फिर सरदार की वाइफ शालिनी के रिक्वेस्ट करने पर अपनी एक फ्रेंड के पास ले जाती है, जो कि वॉइस मैसेज भेजने में उसकी मदद करती है। लेकिन शालिनी और सरदार की वाइफ के जाने के बाद उस औरत को मार दिया जाता है। इधर शालिनी को यह खबर मिलती है कि इशाक मारा गया। जब इशाक मारा जाता है तब वहाँ के लोग शालिनी को कहीं और भेज देते हैं। वहाँ शालिनी को पता चलता है कि इशाक अभी जिंदा है और उसी ने उसे ISI के लोगों को बेचा है। शालिनी जैसी और भी औरतें वहाँ होती हैं, जिन्हें ऐसे ही बेवकूफ़ बनाकर लाया गया था। फिर शालिनी से उसकी बेटी भी छीन ली जाती है। उसके बाद शालिनी से बहुत सारे लोग रेप भी करते हैं। फिर शालिनी और दूसरी औरतों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, लेकिन शालिनी को पूरा मैप पता होता है, इसलिए उसे पता चल जाता है कि वो ईरान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के आसपास है। वह कुछ औरतों के साथ मिलकर भाग जाती है और बॉर्डर
क्रॉस करने की कोशिश करती है, लेकिन आईएसआई के मेंबर्स उन औरतों को गोलियों से मार देते हैं। बस शालिनी बचकर बॉर्डर क्रॉस कर लेती है। जब यूएस एम्बेसी वाले दौरे के लिए जाते हैं तो उन्हें शालिनी बेहोशी की हालत में मिलती है। यूएस पीस मेकर्स उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद उसे इंडिया वापस जाने की इजाज़त नहीं देते हैं, क्योंकि उसने 1 साल आईएसआई के मेंबर्स के साथ बिताया था। उसे वहीं की जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर कुछ दिन बाद शालिनी अपने माँ को कॉल करती है और कुछ समय बाद शालिनी को उसकी बेटी भी वापस मिल जाती है। यूएस एम्बेसी के मेंबर्स उसकी बेटी को ढूंढ निकालने में सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन शालिनी अभी भी यूएस एम्बेसी की जेल में ही है। अभी भी शालिनी, गीतांजलि और नीमा के पेरेंट्स न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो न्याय की मांग कर रहे हैं, पर उन्हें न्याय अभी भी नहीं मिला। यह फिल्म यहीं एंड होती है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।